वेलकम टू एग्जामवीर। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर पर। मैं वसीम आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हमने हिस्ट्री के सेशन को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया था। ठीक है, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखो आज एक बेहतरीन दिन है जिसमें लिखा हुआ है दिस डे इन हिस्ट्री। ठीक है, सब दिन किस में है? हिस्ट्री में है। तो हमने आज स्टार्ट कर देनी है नेक्स्ट। तो हमने पिछली क्लासों के अंदर इतिहास को देख लिया था कि इतिहास किस प्रकार से हमने पढ़ना है। ठीक है, इतिहास हमने किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे मैंने पिछली क्लासों में मेंशन किया था कि इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ेंगे भी तोड़कर? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास हमारा 3 भागों में टूटकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? आग ऐतिहासिक काल। उसके बाद कौन सा आएगा? फाइनल ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। आपने देखा था कि जिस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ पीछे का 5 मिनट के लिए रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल की हमने बात करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसा काल जिसके अंदर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, तो कोई लेखन नहीं, किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं, तो कुछ पढ़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन यहीं से मेंशन कर लिया था। जैसे कौन सा होगा वो? सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो किस सभ्यता से प्राप्त हो रहे थे? सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे किस सभ्यता से प्राप्त हो रहे थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सबको जरूर ये क्वेश्चन याद रखना है। सर्वप्रथम पूरे विश्व के अंदर अगर लेखन के साक्ष्य कहीं से प्राप्त हुए हैं तो वो कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। टाइम पूछेगा तो याद रखना 3200 ईसा पूर्व। 3200 ईसा पूर्व के समथिंग क्या प्राप्त हुए थे? सर्वप्रथम लेखन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, देन नेक्स्ट एक आया हमारा आगे ऐतिहासिक काल। इसके अंदर हमने 2 भागों में इतिहास के करण को तोड़ा, जिसमें हम एक पढ़ते हुए दिखाई देंगे आज। कौन सा? सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा वैदिक सभ्यता, जिसे हम आगे की क्लासों में कवर करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल के अंदर भी हमने ये बताया कि यहां से लेखन भी मिले। ठीक है, लेखन के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये पढ़े भी गए। क्या हुआ? पढ़े भी गए। यहां से जो आगे ऐतिहासिक काल से क्या हुआ था? यहां लेखन प्राप्त हुआ, लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इतना पिछली क्लासों के अंदर हमने मेंशन कर लिया था बहुत बेहतर तरीके से। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के हमने 4 भाग तोड़े थे, सभी को पता होगा पिछली क्लास के अंदर। जिसने पिछली वाली क्लास को नहीं पढ़ा है, मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लगवा दूंगा, लिंक लगवा दूंगा, पिछली वाली क्लास को जरूर पढ़ लें, जिससे कि बेहतर एक हिस्ट्री का क्रम बना रहेगा सबका। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे जल्दी से और सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमने क्या देखना है? पुरापाषाण काल, और उसके बाद मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और उसके बाद ताम्रपाषाण काल। तो ये चारों काल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं। याद रखना, क्लास नंबर 1 जो होगी, ठीक है, क्लास नंबर 1, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दिया जाएगा, आप जल्दी से जाकर उसको देख लेना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सिंधु सभ्यता। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सिंधु को पढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमारा किसी भी सिंगल एग्जाम में बचने नहीं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता ऐसी शुरुआत जहां से साक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे एक सभ्यता के, कि एक बहुत बेहतर सभ्यता जो भारत के अंदर क्या करती है? निवास करती है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सिंधु सभ्यता की अगर बात करनी है तो कुछ कालक्रम हम सिंधु सभ्यता के देख लेते हैं। जैसे मार्टिन व्हीलर के अनुसार मार्टिन व्हीलर ने इसका टाइम पीरियड कितना बताया? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और भी अन्य इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे डीपी अग्रवाल, इन्होंने कितना बताया इसका टाइम पीरियड? 2300 से 1700 बीसी। क्लियर? तो सबने याद रखना है, मार्टिन व्हीलर के अनुसार एग्जेक्टिव टाइम क्या था? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल की टाइम पीरियड क्या था? 2300 से 1700 बीसी।
लेकिन ये जो डीपी अग्रवाल का टाइम था ये कैसे था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था याद रखना कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार। दो टाइम पीरियड अब तक हमने पढ़े सिंधु सभ्यता के, मार्टिन बीलर के अनुसार 2500 से 1500, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1700 बीसी। और ये जो टाइम पीरियड होगा ये किस तरीके से निकाला गया था, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया द्वारा। वही प्रक्रियाएं जिसके द्वारा चट्टानों का या प्राचीन जितनी भी पुरातात्विक वस्तु हैं उनका क्या निकाला जाता है, समय हमने ज्ञात करना होता है। ठीक, उसके बाद में सिंधु सभ्यता की अगर हमने बात करनी है तो सिंधु सभ्यता की किस प्रकार से खोजें स्टार्ट हुई, एक नाम जिसका आप वर्तमान में जानते हो सिंधु सभ्यता, वो आखिर में आया कैसे, कहां से लाया गया, वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की जानकारियां प्राप्त की। तो हमने शुरू से बिल्कुल पढ़ना है एक बेहतरीन तरीके से। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो देखिए सब सर्वप्रथम 1826, ये सबने याद रखने हैं वर्ष। जब भी आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स में बैठेंगे बेहतरीन, जैसे कि स्टेट पीएससी में बैठेंगे, ठीक है, तो वो क्रम लगाने के लिए पूछता है कि किस क्रम के अंदर कैसे कैसे कौन कौन इतिहासकार आते रहे, ठीक है, और उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो सिंधु सभ्यता की अगर हमने बात करनी है 1826 में सर्वप्रथम एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मेसन। क्या व्यक्ति नाम था, चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, ठीक है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन जो कि सिंधु नदी तंत्र में यात्रा कर रहा था, सिंधु नदी तंत्र में यात्रा कर रहा था। वहां उसने टीले व कुछ दुर्ग को देखकर यह अनुमान लगाया कि जरूर यहां पर किसी सभ्यता का क्या रहा होगा, निवास रहा होगा, कि जरूर यहां किसी सभ्यता का निवास रहा होगा, किसी सभ्यता का निवास रहा होगा। तो हमने एक छोटी सी लाइन पढ़ ली है जिससे हम क्या कहेंगे कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, चार्ल्स मेसन, जो कि सिंधु नदी में तंत्र में यात्रा कर रहा था। वहां उसने दुर्ग व टीले को देखकर यह अनुमान लगाया कि जरूर यहां पर किसी न किसी सभ्यता का क्या रहा होगा, निवास। ठीक है, एक आपको दिखाते हैं अभी सिंधु नदी तंत्र, देखना सिंधु रिवर सिस्टम। देखिए एक सेकंड बस होने वाला है। एक बढ़िया सा मैप लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पहचान हो जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखो इसे देख लेते हैं एक बार, इंडस्ट्री टी को। ठीक है, अब देखो ध्यान से सब जने, ये देखिए सबने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखो हमने जिस प्रकार से मेंशन करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है सब, उत्तर भारत। क्या है हमारा ये सब, उत्तर भारत। इधर हमने देखो एक याद रखना, सभी को पता होगा कि अगर हमने कोऑर्डिनेट बनाए हैं तो हमारी सब क्या, सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये कौन सी होगी, यहाँ पर उत्तर पूर्व होगी। ठीक है ना, याद रखना कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। देन बीच की तरफ कौन होगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखो पोजीशन देखना है कि अगर हमने एक भारत को नजर में डालना है तो अगर उत्तर की तरफ जो भारत स्थित है, जैसे कि ये वर्तमान में बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा भारत, देखो ये हमारे भारत की मेन बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये वाली, ठीक है, क्लियर, ये क्या है हमारे भारत की मेन बाउंड्री लाइन। इसे साफ कर लेते हैं एक मिनट, ये क्या है हमारे भारत की मेन बाउंड्री लाइन। ठीक है, बना लेते हैं एक बार,
कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बेहतर समय आएगा सबके, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमने अभी क्या मेंशन कर लिया है, हमने मेंशन करा कि उत्तर भारत की जो बाउंड्री है वो किधर है, ठीक है। तो देखो इधर अगर हमने ये पोजीशन लेनी है तो ये क्या हुआ हमारा पाकिस्तान, ठीक है। और आपको सबको पता होगा कि ये जो तंत्र है, ये जो नीली नीली लाइन आ रही है बहुत बड़ी बड़ी सी, ये क्या है, इंडस रिवर, देखो मेंशन है ना, सिंधु नदी, ठीक है। और ये इसकी सहायक नदियां झेलम हुई, चिनाब हुई, राबी हुई, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये कहां पर आगे अपना जल मिला लेती हैं, मेथानकोट के अंदर। याद रखना, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं सभी किसके अंदर आगे अपना जल मिला लेती हैं, मेथानकोट के अंदर आकर अपना जल मिला लेती हैं। क्लियर। तो हमारा क्या था अभी हमने देखना था इसमें, देखो ये देखो, तो सिंधु सभ्यता की हमने बात करनी है 1826 में। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन जो कि सिंधु नदी में क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। वही वाली बात बिल्कुल जो हमने बताया था कि ये वाला जो तंत्र था, ठीक है, सिंधु नदी का, इसी के तंत्र में वो यात्रा कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जरूर यहाँ पर दुर्ग और टीलों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर यहाँ पर किसी न किसी सभ्यता का निवास रहा होगा। क्लियर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर हम, ठीक है, को देख। उसके बाद में 1831, ठीक है, नेक्स्ट सन आया हमारा 1831। सेम टू सेम एक और व्यक्ति यात्रा करते हुए, किसमें, सिंधु नदी में यात्रा करते हुए, सिंधु नदी में यात्रा करते हुए, सिंधु नदी में यात्रा करते हुए, जिनका नाम क्या होगा, अलेक्जेंडर वंश। क्या नाम होगा, अलेक्जेंडर वंश। ये भी व्यक्ति क्या बोलता है, अलेक्जेंडर वंश, जैसे सेम टू सेम चार्ल्स मेसन जो कि पहली बार सर्वप्रथम एक साक्ष्य दिया किसने, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो जो साक्ष्य थे दुर्ग और टीलों के, वो किसके थे, सिंधु सभ्यता के थे। लेकिन सर्वप्रथम एक साक्ष्य मिल गए चार्ल्स मेसन के द्वारा कि सिंधु नदी तंत्र के अंदर टीले और दुर्ग को देखकर उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जरूर से जरूर किसी न किसी सभ्यता का क्या रहा होगा, निवास रहा होगा। 1831 में सिंधु नदी में यात्रा करते हुए अलेक्जेंडर वंश भी दुर्ग और टीलों को देखकर, दुर्ग, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो याद रखना, दुर्ग व टीले को देखकर अनुमान लगाते हैं कि जरूर से जरूर यहां पर किसी न किसी सभ्यता का क्या रहा होगा, निवास रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो दो सनें मिली, 1826 देन 1831। क्लियर। उसी के बाद में अभी यहां से 1831 आया तो बहुत बेहतरीन एक सवाल पूछा जाता है कि 1843 में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के अधीन, किस गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया गया, किस गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया गया। तो क्या नाम लेंगे उनका हम, लॉर्ड एलन ब्रो। क्या नाम होगा, लॉर्ड एलन ब्रो। इसे थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कि आसानी से क्या हो जाएगा, सबको दिखाई देगा, गवर्नर जनरल, क्योंकि सभी को याद होगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या नाम होगा इनका, एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो। अब एक बात महत्वपूर्ण आई इसमें कि ये जो गवर्नर जनरल आया, ठीक है, तो हमने वो कैसे टैकल करना है। तो गवर्नर जनरल की अगर हमने बात करनी है, गवर्नर जनरल, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इतिहास के अंदर आप कहां पढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही भारत के अंदर यूरोपियन कंपनियों का आगमन होगा, उसी के बाद में शासन को संभालते हुए दिखाई देंगे और भारत के अंदर एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उसकी स्थापना होगी। उसी के दौरान बंगाल एक प्रेसिडेंसी होगी जहां पहली बार गवर्नर के पद को क्या करा जाता है, स्थापित किया जाता है, गवर्नर। और पहला गवर्नर कौन होगा बंगाल का, प्रथम, याद रखना, प्रथम गवर्नर कौन होगा बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। इसी प्रकार से तो आपने देखा कि पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। उसी के बाद में यही आगे चल के, ठीक है, यही आगे चलकर क्या बनेंगे, देखो उसके बाद में पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया। अभी कौन है, केवल बंगाल का गवर्नर। अभी नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी प्रकार के प्रोविंसेस हम इतिहास के दूसरी क्लासों के अंदर पढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी हमारा सेपरेट टॉपिक चल रहा है, क्या है? सिंधु सभ्यता। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि गवर्नर जनरल की उत्पत्तियां हुई कैसे। याद रखना, गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस एक पद जिसे आप गवर्नर के नाम से जानते थे उसे परिवर्तित कर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक, कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। उसके बाद में 1854 की हमने बात पढ़नी है, महत्वपूर्ण। 1854 दो भाई होंगे, एक का नाम होगा विलियम ब्रैंटन, विलियम ब्रैंटन और जॉन ब्रैंटन, विलियम ब्रैंटन और जॉन ब्रैंटन, दोनों भाई होंगे। और ध्यान से सुनना, थोड़ी सी हिस्ट्री है इन दोनों की। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? ये दोनों भाई क्या बिछा रहे थे? रेल तंत्र बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेल तंत्र। क्लियर? ठीक है, क्या बिछा रहे थे? रेल तंत्र बिछा रहे थे। कहां से लेके कहां तक? तो लाहौर से लेकर लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक का क्या बिछा रहे थे? रेल तंत्र बिछा रहे थे। दो भाई जिनका नाम विलियम ब्रैंटन और क्या था? जॉन ब्रैंटन। इन दोनों भाइयों ने जैसे ही इस लाहौर से लेकर कराची तक के रेल तंत्र को बिछाने के लिए खुदाई की शुरुआत की, तो वहां से जो निकलने वाली ईंटें थी, किस, जैसे कि लाहौर से स्टार्टिंग की, क्योंकि आप पहले से ही क्या मिल गया था? देखो, चार्ल्स मेसन और दूसरा अलेक्जेंडर वंश ने पहले से ही क्या दे दिए थे कि जरूर यहाँ पर दुर्ग और टीलों को देखकर एक सभ्यता का निवास रहा होगा। उसी के बाद में उसी सिंध का विलय पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया गया था? अंग्रेजों में। सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के अधीन, किस में कर लिया गया? अंग्रेजी रियासत में, अंग्रेजों में। तो याद रखना, एलन ब्रो के समकालीन। उसी के बाद में विलियम ब्रैंटन और जॉन ब्रैंटन, जो कि लाहौर से लेकर कराची तक का रेल तंत्र बिछा रहे थे, उसमें जब ही उन्होंने खुदाई की शुरुआत की, तब उपयोग की जाने वाली ईंटों से पूरी की पूरी उस सभ्यता का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। और बाद में एक अपनी रिपोर्ट के अनुसार विलियम ब्रैंटन और जॉन ब्रैंटन एक अपना क्या तथ्य देते हैं और कहते हैं कि जाने अनजाने में हमसे क्या हो गया है? एक बहुत बड़ी सभ्यता का विनाश हो गया है। ठीक है, उसी के आगे लेके चलते हैं। तो दोनों भाइयों के नाम याद रखने, विलियम ब्रैंटन देन जॉन ब्रैंटन, विलियम ब्रैंटन और जॉन ब्रैंटन। 1856 में बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1856 की अगर हमने बात करनी है तो आपने एक नाम सुना होगा जिनका नाम होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में 1861 ईस्वी में किसकी शुरुआत होती है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत होती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत होती है। किसके टाइम पर? वो यहां से पूछ सकता है। तो टाइम देखो 1861। तो जैसे कि पिछली अभी बिल्कुल मैंने अभी बताया है, पहला बंगाल का अगर गवर्नर की हम बात कर रहे हैं बंगाल के, तो पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसी बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर है? इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो बनने वाला पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा? अभी क्या है? बंगाल का। क्लियर? बंगाल का। तो कौन होगा वो? वारेन हेस्टिंग्स। कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसी के बाद में देखो टाइम पीरियड 1861। उसी के बाद में 1833 का एक चार्टर एक्ट आएगा जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। किसका? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर देगा? ये भारत का, इंडिया का क्या बना देगा? गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल बना देगा।
और बनने वाला पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? सभी का एक महत्वपूर्ण नाम याद होगा, विलियम बेंटिक। कौन होंगे? विलियम बेंटिक। यही वो व्यक्ति था जिसने सती प्रथा क्या की थी? बंद कराई थी 1829 में। किसकी सहायता? राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो 1826 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना होती है। और इसी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष बहुत बार पेपर के अंदर मेंशन किए गए हैं, प्रथम अध्यक्ष। तो याद रखना कौन होंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्हीं का नेतृत्व, अलेक्जेंडर कनिंघम। अध्यक्ष कौन बनेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी के बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब तक हमने कितनी सनें पढ़ ली? 1826 हमने कवर की, 1831 हमने कवर की, 1843 कवर की, उसी के बाद 1856, 1861। सभी के ये कंपलसरी ये सीरीज है जो पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। 1826 वो मैंने सभी को मेंशन करा दिया है, जिस प्रकार से एक बार देख लेते हैं नजर, ठीक है। 1826 देखो, सर्वप्रथम अगर हमने बात करनी है 1826, चार्ल्स मेसन पहला व्यक्ति जिसने क्या दिया? सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य दिए। किस नदी के तंत्र के अंदर? सिंधु नदी तंत्र के, जो कि मैंने अभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि सिंधु नदी तंत्र है क्या, ठीक है। एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे कि सिंधु की अगर हमने बात करनी है तो सबको याद रखना है, ये अगर नेपाल है तो यहाँ से उद्गम होता हुआ दिखाई देगा किसका? सिंधु का। किसका उद्गम? सिंधु का, जो कहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी? मानसरोवर लेक से निकलती हुई दिखाई देगी। और याद रखना सिंधु भारत में कहाँ से एंट्री करती है? बहुत महत्वपूर्ण, ये एक नदी तंत्र है भारत का, जो एक सेपरेट क्लास के अंदर हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो देखो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, एक व्यक्ति का नाम आया चार्ल्स मेसन 1826 में, उसके बाद अलेक्जेंडर वंश 1831 में, उसी के बाद 1843 में वो गवर्नर जनरल जिसके अधीन सिंध का विलय अंग्रेजों में कर लिया गया, लॉर्ड एलनब्रो। उसी के बाद में पहला, देखो गवर्नर जनरल के बारे में मैंने मेंशन कराया क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल आ गया। इस क्लास के अंदर हम बहुत सारी हिस्ट्री को एक साथ कवर करते हुए दिखाई देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर एक बार नाम मेंशन कर लेते हैं। चार्ल्स मेसन सबसे पहले आए, उसी के बाद में कौन आए? अलेक्जेंडर वंश, अलेक्जेंडर वंश। उसी के बाद में कौन आएंगे? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो। किस समकालीन? सिंध का विलय किसमें कर लिया गया? अंग्रेजों में, 1856। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व के दौरान, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व के दौरान किसका? 1861 में। देखो टाइम पीरियड किसका है? अब जो भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना था, वही आगे चलकर 1858 के चार्टर भारत शासन अधिनियम के तहत क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया जाएगा। क्या नियुक्त कर दिया जाएगा? वायसराय। और बनने वाला तो पूछ लेगा कि भारत में 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व के दौरान, ठीक है, स्थापित होने वाला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस समय स्थापित हुआ था? तो आपने आंसर क्या देना है उसका? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। याद रखना उस टाइम पर वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने, ये चारों पांचों ऑप्शन है कंपलसरी याद होनी चाहिए, इन सीरीज पेपर के अंदर पूछ सकता है। उसी के बाद में एक सन आई 1912। अब धीरे धीरे हम सिंधु सभ्यता की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। सिंधु सभ्यता 1912 में जो निर्देश और तथ्य 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन, उसके बाद 1831 अलेक्जेंडर वंश, और लाहौर में और कराची के दौरान बिछाने वाले क्या रेल तंत्र को जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन ने जो बोला था कि हाँ हमसे जाने अनजाने में किसी सभ्यता का क्या हो गया है? विनाश हो गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए 1912 में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ये कैसी सोसाइटी थी? ये एक न्यूज की सोसाइटी थी, ठीक है। किसकी? समाचार, समाचार किसकी सोसाइटी थी? एक समाचार, जो कि पूरे विश्व भर में क्या फैला रही थी? समाचारों को फैला रही थी। इसी के एक व्यक्ति होंगे, इसी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति काम करते हैं जिनका नाम क्या होगा? जॉन फ्लीट, जॉन फ्लीट। याद रखना ये नाम जरूर, जॉन फ्लीट। सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछा गया है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में पहला व्यक्ति जिसने पूरे विश्व में सिंधु सभ्यता का इश्तेहार पहली बार क्या करा? छापा। क्या किया? छापा या प्रदर्शित किया। तो याद रखना जॉन फ्लीट, जिसने
सिंधु सभ्यता का इस्तेहार, जिसने सिंधु सभ्यता का इस्तेहार सर्वप्रथम प्रकाशित किया, सर्वप्रथम प्रकाशित किया। तो समझ में आया ना इतना? हमने एक सीरीज से पढ़ना स्टार्ट किया है और हम कहाँ आ गए? 1912। पहला व्यक्ति जॉन फ्लीट, किसका? रॉयल एशियन सोसाइटी का एक मेंबर था, जिसने पहली बार सिंधु सभ्यता के इस्तेहार को क्या किया? प्रकाशित किया और पूरे विश्व में एक नई एक सभ्यता का क्या किया? उद्गम किया और पूरे विश्व में वो जाने लगी किसके नाम से? सिंधु सभ्यता के। 1912 के बाद में आपने पहला स्थल सिंधु का 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा के नाम से एक स्थल खोजा गया, ठीक है। इसी हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा के खोजकर्ता की अगर हम बात करें, खोजकर्ता दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और इनके साथ में कौन थे? माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। बहुत बार सवाल आया पेपर के अंदर कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, उसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, और उनके साथ कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। बात करेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कहाँ है भाई? रावी नदी के किनारे। इतना जरूर याद रखना है, ये जो हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी, किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, जिसे प्राचीन नाम क्या था जिसका? परुष्णी। क्या नाम था? परुष्णी। ऐसी ही 7 अन्य नदियों का प्राचीन नाम है ऋग्वैदिक कालीन सप्त सैंधव प्रदेशों में, जिन्हें अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। अगर हम सिंधु तंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहीं से सप्त सैंधव प्रदेश, जहां से आर्यों ने क्या कहा कि आर्यों ने बोला था कि सिंधु का जो उद्गम है, ठीक है, वो कहां से हुआ है? आर्यों से हुआ है। सप्त सैंधव प्रदेशों में सिंधु सभ्यता का जो निवास है वो कहां से? आर्यों ने बताया है। क्लियर? बीबी लाल एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि जो सिंधु सभ्यता है उसके जो जनक हैं वो कौन होंगे? आर्य होंगे। उस बात को भी हम समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखो छोटे छोटे पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो हम बिल्कुल एक लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। सिंधु सभ्यता के स्थल, अगर हमने सिंधु का विस्तार देख लेना है पहले, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ विस्तृत थी? सिंधु सभ्यता का विस्तार। क्लास को लाइक कर देंगे और अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर, और क्लास को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो सिंधु सभ्यता का हम विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता 3 महत्वपूर्ण देशों के अंदर कौन कौन से? पाकिस्तान नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, और नंबर 3 भारत। क्लियर? वो मैंने उस टाइम पर ही हड़प्पा को छोड़ दिया। हड़प्पा से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसी हड़प्पा को, क्योंकि अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग स्थल आएंगे, तो हमने सेपरेट कर कर क्या पढ़ना है? इन स्थलों को पढ़ना है। तो अगर हम सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के वो कौन से प्रांत थे जहां सिंधु सभ्यता का विस्तार है? तो वो 3 प्रांत जहां किसका? सिंधु का विस्तार है, उनको मेंशन करना है। सिंध क्षेत्र, पंजाब, सिंध, पंजाब, देन नेक्स्ट बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। उसी के बाद में देखो नेक्स्ट, इसे थोड़ा सा साफ करके नीचे लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाएगी। नंबर 2 पे कौन आएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के वो क्षेत्र जहां किसका विस्तार था? सिंधु सभ्यता का। तो वो कौन से क्षेत्र थे? 2, एक का नाम क्या था? मुंडीगाक, मुंडीगाक, और दूसरा क्या था? सुरतुगई, दूसरा सुरतुगई। ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 हमारा भारत आएगा, हमारा भारत। हमारे भारत में अनेक स्थल हैं किसके? सिंधु सभ्यता के, जिन्हें हम एक एक करके सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद क्या? मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगन, कोटडीजी, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, राखीगढ़ी, बनवाली, रोपड़, इस प्रकार के सभी स्थल हम भारत के अंदर पढ़ते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो के अंदर। तो हमने अब देखना है पाकिस्तान के कौन से प्रांत? सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कौन विस्तृत है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अगर हम क्षेत्रफल की बात करने बैठे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर।
कहीं कहीं या ये कहीं कहीं पूरे का पूरा 13 लाख भी मिलता है लिखा हुआ वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो याद रखना अगर एग्जैक्ट देखना है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और थोड़ा अगर बिल्कुल उसके आसपास की पूछता है तो वो पूछता है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? हमारा सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है। तो याद रखना पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान क्षेत्रों तक विस्तृत है सिंधु सभ्यता। अफगानिस्तान की अगर हमने बात करनी है तो अफगानिस्तान में कहाँ? मुंडीगाक और सुरतुगई, मुंडीगाक और सुरतुगई तक विस्तृत है कौन? हमारी सिंधु सभ्यता, अफगानिस्तान। उसी के बाद भारत, तो हम भारत के बहुत सारे स्थलों को पढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हमने कुछ नाम लिख लेने हैं फिर भी भारत की अगर हम बात करें, जैसे कि भारत में क्या पड़ जाएगा? लोथल, रोपड़, लोथल, रोपड़, धोलावीरा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हो गया, बनवाली। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हम कहां पढ़ते हुए दिखाई देंगे? भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आएगा, इसके बाद हम चलते हैं सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का उद्भव। कैसे कैसे सिंधु सभ्यता के उद्भव के लिए मत मिले? देखो वो अलग चीज था कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जो साक्ष्य थे वो किसने दिए, कौन वो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य दिए। और एक मत कहा था कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु नदी तंत्र में यात्रा करते हुए कि जरूर यहाँ पर किसी न किसी सभ्यता का निवास रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या देखा था? दुर्ग और टीले वहां पर देखे थे। इसलिए सिंधु सभ्यता के उद्भव की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बयान किया है। जैसे हमने नाम ले लेना है एक मार्टिन व्हीलर, जो मैंने बताया था कि मार्टिन व्हीलर के अनुसार जो सिंधु सभ्यता का टाइम है वो कितना था? 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व। तो हम वही एक इतिहासकार लेते हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर के अनुसार ये मार्टिन व्हीलर ने क्या बताया कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसी है? विदेशी उत्पत्ति है। कैसी उत्पत्ति बताई? विदेशी। क्यों बताई? उसका भी रीजन बताते हैं। देखो जो वो पहला व्यक्ति था कौन? चार्ल्स मेसन, उसके बाद अलेक्जेंडर वंश, तो ये सब कैसे थे? ये सब के सब अंग्रेज थे, बाहर वाले थे, कोई भी भारतीय नहीं था। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो हड़प्पा, जिसे आप सिंधु सभ्यता के स्थल के तौर पर भी जानते हो, उसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में उसकी खोज की गई थी। लेकिन मार्टिन व्हीलर के अनुसार, मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसी है? विदेशी। क्योंकि 1826 ईस्वी में किसने? चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता के क्या दे दिए थे? साक्ष्य दे दिए थे। तो इसने क्या बोल दिया कि इनकी उत्पत्ति कैसी है? विदेशी है। देन उसके बाद हम एक और इतिहासकार का नाम लेते हैं, बीबी लाल, बीबी लाल। नेक्स्ट आया हमारा बीबी लाल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो उद्गम है वो क्या है? आर्य ही सिंधु सभ्यता का, आर्य ही सिंधु सभ्यता के जनक माने जाते हैं। आर्य ही सिंधु सभ्यता के जनक माने जाते हैं। आर्य ही सिंधु सभ्यता के जनक माने जाते हैं। तो हमने दो इतिहासकारों के मत देखे। एक क्या देखा हमने कि देखो मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा कि इसकी सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो कैसी है? विदेशी उत्पत्ति है। क्योंकि पहला व्यक्ति 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा क्या कर दिया गया? उन्होंने बता दिया कि हाँ, एक सिंधु नदी तंत्र में यात्रा करते हुए बोला कि यहाँ पर जरूर किसी न किसी सभ्यता का क्या रहा होगा? निवास रहा होगा। उसके बाद एक इतिहासकार बीबी लाल, इन्होंने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता का जो उद्गम है वो कैसा होगा? आर्य ही सिंधु सभ्यता के जनक माने जाते हैं। मैंने पहले ही मेंशन कराया था कि अगर हम उत्तर भारत को थोड़ा सा बनाएं इस प्रकार से, ठीक है, अगर हमने उत्तर भारत बना लेना है थोड़ा सा, तो देखो ये पोजीशन किसकी होगी? नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की। और यहाँ पर कौन सा देश अवस्थित होगा? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। क्लियर है ना? कौन सा देश अवस्थित होगा? पाकिस्तान अवस्थित होगा। कौन सी दिशा के अंदर? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो यहीं पर तो सिंधु नदी, यहाँ से जब सिंधु नदी का उद्गम हुआ तो वो यहाँ से बहती बहती कहाँ आके अपना जल गिरा लेती है? कराची में आके अपना जल गिरा देती है। ठीक है, कराची। उसी के साथ कितनी? उसकी 5 सहायक नदियां मिठानकोट के अंदर मेंशन करा दी गई थी, जो मैंने बताया भी है कि यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी। ये नदी कौन सी होगी हमारी? ये देखो, ये नदी कौन सी होगी हमारी? सिंधु।
और इस सिंधु का उद्गम हुआ और भारत का ये एग्जैक्ट पोजीशन जहां से बहुत बेहतरीन सवाल बनता है कि भारत के किस जगह से सिंधु नदी एंट्री करती है, कौन सी जगह होगी वो, याद रखना दमचौक। कौन सी? दमचौक। कहां पड़ेगी? लद्दाख। कहां पर अवस्थित है? लद्दाख के अंदर। और ये देखो बहती हुई आई, बहती हुई आई, क्लियर हुआ, बहती आ रही है, आ रही है। उसके बाद में यहां से ये कहां, इस प्रकार से अगर भारत से बाहर एंट्री मार लेती है अपनी, और भारत में कौन सी जगह से एंट्री मारती है उसका नाम पूछा जाता है, तो आपने सबने आंसर देना है चिल्लास। चिल्लास। और चिल्लास कहां अवस्थित है? POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर क्या है अवस्थित? चिल्लास। सिंधु नदी का उद्गम याद रखना मानसरोवर लेक से उद्गम होगा, और दमचौक कहां? लद्दाख से एंट्री करेगी और कहां बहती हुई आएगी? भारत में बहेगी। ठीक है, कितना? लगभग 2900 किलोमीटर। किसका तंत्र है? याद रखना 2880। 2880 किसका तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र का तंत्र है। कितना? 2880। उसी के बाद में देखो ये बहती हुई आई, जो मैंने की मेंशन भी कर रखी है, देख ले एक बार क्लियर करके दिखा देते हैं। देखो ये पोजीशन है वो, एक मिनट बस, ये देखिए यहां से उद्गम होगा। ये क्या है हमारा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और यहीं पर एक साइड में इसके मानसरोवर लेक और दूसरी तरफ इसके राकस्ताल झील, तो यहाँ से ये उद्गमित हुई और इस प्रकार से बहती हुई। और ये क्षेत्र वो हमेशा पूछेगा जो मेंशन कराया है कि वो एंट्री कहाँ से करती है? दमचौक से। कहाँ से? दमचौक। उसी के बाद में बहती हुई भारत के अंदर, ठीक है, बहती हुई कहाँ से? ये भारत में बह रही है और भारत से बाहर निकल जाती है। किस स्थान से? दमचौक से ये भारत से बाहर निकल जाती है। दोनों जगह हमेशा याद रखनी है। एक दमचौक कहाँ? POK के अंदर, दमचौक नहीं, क्या आएगा इधर? चिल्लास। कहां से निकल जाती है? चिल्लास। चिल्लास क्या होगा? POK के अंदर। क्लियर है? देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वापिस आ जाते हैं अपने नोट पे, ठीक है। तो देखो बीबी लाल आर्य ही सिंधु सभ्यता के जनक माने जाते हैं। तो हमने एक प्रकार से मैंने मेंशन भी करा दिया कि यहाँ पर क्या है, ये नेपाल है अगर हमारा, तो नीचे उत्तर प्रदेश, तो नेपाल में ही क्या, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से नीचे दो झीलें, एक राकस्ताल और दूसरी सिंधु। कौन सी? मानसरोवर। मानसरोवर से किसका उद्गम दिखाई देगा आपको? सिंधु नदी का। और ये बहती हुई कहाँ? दमचौक से एंट्री लेगी और कहाँ से बाहर जाएगी? चिल्लास से बाहर जाएगी। और कहाँ आकर? कराची अरब सागर के अंदर अपना जल मेंशन कर देगी, गिरा देगी। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं और हमने देखना है कि जो एक तरफ सिंधु सभ्यता और जो भारत में अवस्थित पहले से ही द्रविड़ सभ्यता में अंतर क्या है। सिंधु सभ्यता तो दो तरफ मेंशन कर लेते हैं, एक तरफ सिंधु सभ्यता और एक तरफ द्रविड़ सभ्यता जो भारत में पहले से अवस्थित थी, द्रविड़ सभ्यता। तो देखो अंतर, महत्वपूर्ण अंतर क्या क्या है। जैसे अगर सिंधु सभ्यता की बात करनी है, नंबर 1 पॉइंट, ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और दूसरी तरफ द्रविड़ सभ्यता की हमने बात करनी है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरे पॉइंट की अगर हमने अंतर की बात करनी है तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। क्लियर? आगे सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। देखो मातृ देवी की पूजा कैसा? मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। और द्रविड़ सभ्यता भी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। दोनों कैसी थी? क्योंकि दोनों ही मातृ देवी की पूजा करती थी, दोनों ही मातृ देवी को महत्व देती थी, इसलिए दोनों सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो अलग करती थी सिंधु सभ्यता को, किससे? द्रविड़ सभ्यता से, तो उसका मेन क्या था? सिंधु सभ्यता के अंदर कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड की पूजा, कुबड़ वाले सांड की पूजा।
जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण सभ्यता की अगर हम बात करें तो याद रखना यहाँ किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा। किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा। जब एक तरफ कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी कहाँ, सिंधु सभ्यता में, तो दूसरी तरफ द्रविड़ सभ्यता में शिव की पूजा होती थी। क्लियर है? तो दो अंतर, ये महत्वपूर्ण अंतर हैं जो दोनों सभ्यताओं को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों कैसी सभ्यता है, मातृसत्तात्मक है। दोनों क्या, माताओं को क्या देती थी, बहुत महत्व देती थी। लेकिन सिंधु सभ्यता कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, जबकि द्रविड़ सभ्यता वाले जो कि आर्य माने जाते थे किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। क्लियर? देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में वर्णित लिपि, सिंधु सभ्यता में वर्णित लिपि। सिंधु सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे होती है, कैसी होती है, भावचित्रात्मक। कैसी होती है भाई, भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक। कभी भी कोई गलत नहीं करेगा, भावचित्रात्मक। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में कुल चिन्ह, लिपि में कुल चिन्ह, याद रखना 250 से कितने, लगभग 400, 250 से 400 चिन्हों की क्या हुई है, पाए गए हैं। इतने हम साक्ष्य मिले हैं 250 से 400। मूल चिन्ह की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता की लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी, 64। कितनी थी, 64। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का आंसर सबने कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। सवाल क्या है मूल चिन्ह कितने हुए, 64। जैसे आग ऐतिहासिक काल के अंदर हम एक सेशन को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे आप कहते हो सिंधु सभ्यता, जिसके अंदर आपने सबसे पहले सीखा कि यहां से लेखन तो प्राप्त हुआ लेकिन क्या हुआ, पढ़ा नहीं गया। सबसे पहले सीखा था ना। अब उसी पर आधारित एक सवाल है आपके लिए, आधारित प्रश्न। कोई भी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले का आंसर नहीं देगा। एक बेहतरीन सवाल, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करेंगे, किसने किया। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा किसने आंसर दिया है। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, सबने आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो, सिंधु सभ्यता की हमने वर्णित लिपि देखी, तो लिपि कैसी है, भावचित्रात्मक। कुल चिन्हों की संख्या कितनी है, 250 से 400। मूल चिन्हों की संख्या कितनी है, 64। तो सवाल पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी लिपि थी वो किस प्रकार से लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, तो कहीं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और कहीं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं भी मिलती हैं। तो याद रखना, दोनों प्रकार से लिपियां प्राप्त हो रही हैं और लिपि को लिखने का क्रम, एक बार अगर हमने बाएं से लिख दिया तो दूसरी तरफ दाएं से भी आती है, ठीक है, दोनों साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो क्लास को यहीं पर आज एंड करते हैं। अगले सेशन में हम मिल देंगे एक बेहतरीन क्लास को इसी आगे बढ़ाते हुए। तो जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।